Hello students and welcome to Prep IAS. I am Shubhangi Sharma, your faculty for History and Culture. Students, as a part of this particular series, we are conducting a crash course for your UPSC CSE prelims, and the topic for this particular video is going to be Civil Disobedience Movement. चलिए स्टूडेंट्स, फाइनली हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पर आ गए हैं। इससे पहले क्या करते हैं, एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। अभी तक स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं, हम फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ रहे हैं। फ्रीडम स्ट्रगल की अगर बात करी जाए तो फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर हमारे को बहुत सारे ट्रेंड्स होते हैं और उन ट्रेंड्स की पहचान रखना ही एक तरह से आपका कंप्लीट मॉडर्न इंडिया का सिलेबस है। ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत कैसे हो रही है? फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत ऐसे हो रही है कि 19th सेंचुरी के अंदर होता है राइज ऑफ नेशनलिज्म। ये जो राइज ऑफ नेशनलिज्म होता है स्टूडेंट्स, इसके तहत हम देखते हैं कि हमारी लेट 19th सेंचुरी में दैट इज लगभग 1860 से हम क्या देखना शुरू करते हैं, हमारे पास बनती हैं अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशंस। इन अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशंस में हम देखते हैं कि हमारे पास कैसी एसोसिएशंस आ रही हैं। हमारे पास मद्रास महाजन सभा है, हमारे पास बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है, हमारे पास बंगाल के अंदर जैसे बंग भाषा प्रकाशिका, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये सब बनती हैं। तो ये जो अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशन है 3 जगहों पे हमें बनती हुई दिखती हैं, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास के अंदर। अब इसका जो कल्मिनेशन होता है, ये कब होता है? इसका कल्मिनेशन होता है 1885 में। क्यों भाई? क्योंकि 1885 में बन जाती है आईएनसी। आईएनसी बनाने में हमारी मदद करते हैं एओ ह्यूम। जब आईएनसी बन जाती है स्टूडेंट्स, तो इसका पहला फेज शुरू होता है। जो इसका पहला फेज है दैट इज बिटवीन 1885 टू 1905। और यहां पर कौन डोमिनेट कर रहा है? यहां पर हम देखते हैं कि मॉडरेट्स जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं। मॉडरेट्स को हम मॉडरेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी काफी मॉडरेट थी। ब्रिटिशर्स की बहुत ज्यादा तारीफ करते थे, अप्रिशिएट करते थे उन्हें, और उनके ही रूल के अंदर काम करना चाहते थे। इस वजह से इनके जो टूल्स थे, इनको हम कहते हैं द 3 P's, दैट इज पिटिशन, प्रेयर एंड प्रोटेस्ट। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये जो पिटिशन और प्रेयर्स यूज कर रहे हैं वो कोई कारगर काम नहीं आती हैं, और इस वजह से हम इस पीरियड को पॉलिटिकल मेंडिकेंसी का पीरियड भी कहते हैं, दैट इज पॉलिटिकल बेगिंग, क्योंकि हमारे पास एक्चुअली में कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। इररिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स, आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड बनाने के लिए मॉडरेट्स जो हैं इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही सराहनीय हमारे पास में रहता है। यहां पर स्टूडेंट्स पहला फेज जो है ये खत्म होता है आके 1905 के अंदर। क्यों? क्योंकि 1905 में होता है पार्टीशन ऑफ बंगाल, और इसकी वजह से हम देखते हैं कि 1905 से लगभग 1917 तक हमारे पास उदय होता है एक्सट्रीमिस्ट्स का। अगेन स्टूडेंट्स, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, ऐसा नहीं है मॉडरेट्स कहीं खत्म हो गए हैं, चल बसे, ये भी यहीं पर हैं। ये लोग जो हैं नई आइडियोलॉजी, नए टूल्स लेकर आ रहे हैं। इनके टूल्स की अगर हम बात करें तो ये कैसे टूल्स यूज कर रहे हैं? ये करना चाहते हैं मास स्ट्रगल, और मास स्ट्रगल के अलावा दे बिलीव इन द पॉलिसी ऑफ बॉयकॉट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पैसिव रेजिस्टेंस। तो ये एक्स्ट्रा काम ये लोग कर रहे हैं, नई चीजें लेकर आए हैं। इसके तहत स्टूडेंट्स हम देखते हैं धीरे धीरे अब जो मासेस भी हैं वो भी हमारे साथ जुड़ने लगी हैं, और पहला बड़ा मास मूवमेंट जो हम करते हैं वो पार्टीशन ऑफ बंगाल के तहत होता है, जिसका नाम है स्वदेशी मूवमेंट। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स की अगर हम बात करें तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा था कि भाई इन दोनों के बीच में कुछ समय के लिए प्रॉब्लम आ जाती है। ये जो प्रॉब्लम है ये 1907 में आती है, क्योंकि 1907 में क्या हो जाता है, सूरत स्प्लिट हो जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 1916 में जब हम आते हैं तो सूरत स्प्लिट में क्या हो गया स्टूडेंट्स, किसके बीच में स्प्लिट हो गया? मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए। क्यों अलग हो गए ये दोनों, हमने डिस्कशन किया था, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट बंगाल के बाहर पार्टीशन ऑफ बंगाल को लेकर जाना चाहते थे, स्वदेशी मूवमेंट को लेकर जाना चाहते थे, लेकिन मॉडरेट्स बोलते हैं नहीं नहीं, बंगाल के अंदर ही से रखो। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से इनके बीच में स्प्लिट हो गया।
लेकिन स्टूडेंट्स हम देखते हैं 1916 के लखनऊ सेशन के तहत मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो हैं इनका रियूनियन हो जाता है, और इसके साथ साथ आईएनसी मुस्लिम लीग के साथ हाथ मिला लेती है, इसलिए एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक सेशन बनता है। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, अब हमारे पास आता है कौन सा डेकेड, अब हमारे पास डेकेड आता है 1920s का। बेसिकली 1917 से ही हम देखना शुरू करते हैं कि आईएनसी के अंदर एक नया फेज शुरू होता है, जहां पर हमारे पास हमारे सबसे पॉपुलर लीडर आने वाले हैं, दैट इज महात्मा गांधी। तो यहां से गांधीयन पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है जो कि आईएनसी को डोमिनेट कर रही है, और इसके तहत अब जो टूल्स हम यूज करने वाले हैं, दीज आर गोइंग टू बी आवर बॉयकॉट, then we have passive resistance, and we have civil disobedience, और इन तीनों को मिला के नाम दिया सत्याग्रह। यहां पे हर सत्याग्रही दो पिलर्स के ऊपर टिका हुआ है, दैट इज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। इसका मतलब क्या है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमार को ट्रूथ और नॉन वायलेंस के रास्ते से नहीं हटना है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स हमने 1970s में महात्मा गांधी का डिस्कशन करना शुरू किया था। महात्मा गांधी की अगर हम बात करें तो 1917 से 18 के बीच में इनको 3 अर्ली सक्सेस मिलती है। पहली बात तो ये इंडिया आ गए थे 1915 में ही, ठीक है, गांधी आ गए थे इंडिया 1915 में ही, लेकिन 2 साल इन्होंने क्या किया, ऑल ओवर इंडिया की टूर करी, और उसके अलावा इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप को क्या तकलीफें हैं लोगों के साथ, इनको समझने की कोशिश करी। फिर फाइनली एक्शन में आते हैं 1917 में, जहां पर इनको 3 अर्ली सक्सेस मिलती है इन द नेम ऑफ चंपारण, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट खेड़ा सत्याग्रह। तो ये मिल गई इनको 3 अर्ली सक्सेस। इसके बाद स्टूडेंट्स 1919 के अंदर राउलेट एक्ट के अगेंस्ट इनको करना था सत्याग्रह, लेकिन क्या हो गया, अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया, और इसकी वजह से राउलेट सत्याग्रह को हम अंजाम ही नहीं दे पाए। फिर फाइनली स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि महात्मा गांधी के तहत 1920 के अंदर फाइनली एक बड़ा मास मूवमेंट चालू किया जाता है, जिसका नाम है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टूडेंट्स हम एक मुस्लिम्स का जो मूवमेंट चल रहा था, खिलाफत एजिटेशन, उसके साथ मर्ज कर लेते हैं। खिलाफत क्यों स्टार्ट हुआ था, खिलाफत की क्या प्रॉब्लम्स थी, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये तो अपन ने आईएनसी में देख लिया कि कैसे पहले मॉडरेट्स आते हैं, फिर एक्सट्रीमिस्ट आते हैं, और फिर उनके बाद में आते हैं महात्मा गांधी। अब स्टूडेंट्स इसके अलावा आप देखेंगे कि जब हम 1920s का डेकेड एंटर करते हैं तो फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर हो जाते हैं 3 मेजर ट्रेंड्स। सो देयर आर 3 मेजर ट्रेंड्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन द डेकेड ऑफ व्हाट, इन द डेकेड ऑफ 1920s। इसके तहत स्टूडेंट्स हमारे पास क्या क्या आने वाला है, इसके तहत हमारे पास आने वाला है नंबर 1, एक तो गांधी जी हैं, गांधी जी की बात तो ऑलरेडी चल रही है, हमने देख लिया कि भाई गांधी हैं, और गांधी ने ऑलरेडी नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत एजिटेशन शुरू कर दी थी। गांधी के अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास आता है सेकेंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरीज। सेकेंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरीज आता है। इसमें स्टूडेंट्स फर्स्ट फेज कब आता है, फर्स्ट फेज हम देखते हैं यहां एक्सट्रीमिस्ट के साथ आता है। फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरीज यहीं पर लिख लेते हैं इसको। ये हमारा कब से चल रहा था, लगभग 1907 से 1917 तक चलता है ये, और एक्सट्रीमिस्ट लगभग सेम कारणों की वजह से पावर में आते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो टूल्स का है, जहां पे जो रेवोल्यूशनरीज हैं ये वायलेंस के अंदर बिलीव करते थे, रिवॉल्वर और बॉम्ब की फिलॉसफी में बिलीव करते थे। एक बार को स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो है, जो हमारा फर्स्ट रेवोल्यूशनरीज का फेज था, इसको खत्म कर दिया जाता है, सरकार इसको रिप्रेस कर देती है वाया एक्ट सच एज डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, जो कि 1915 में पास करी गई थी।
लेकिन स्टूडेंट्स जब सेकेंड फेज के टाइम यानी कि 1920s के अंदर हम देखते हैं, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को महात्मा गांधी एब्रप्टली खत्म कर देते हैं, उस टाइम पे रेवोल्यूशनरीज जो यंग बच्चे हमारे पास बैठे हैं वो महात्मा गांधी से डिसइल्यूजन हो जाते हैं और इसकी वजह से सेकेंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरीज का उदय होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स तीसरा मेजर ट्रेंड जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल का इस टाइम पर चल रहा है वो है राइज ऑफ लेफ्ट मूवमेंट्स। लेफ्ट मूवमेंट्स की स्टूडेंट्स हमने बात करी थी, अगर हम लेफ्ट की बात करें तो ये दो ब्रांचेस के अंदर टूटा हुआ है। इसमें हमारे पास में रेडिकल कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है और उसके कंपैरिजन में हमारे पास में थोड़ी सी एक तरह से हम कहेंगे पैसिफाइंग दूसरी आइडियोलॉजी है जिसे हम कहते हैं सोशलिज्म। कम्युनिज्म के तहत हमारे पास सीपीआई बनती है, सोशलिज्म के तहत हमारे पास आईएनसी के अंदर यंग लीडर्स हैं जो इसे सपोर्ट कर रहे हैं जैसे कि नेहरू और बोस। और आगे जाके हम देखते हैं कि 1934 में विद इन कांग्रेस एक लेफ्ट पार्टी बनती है जिसका नाम है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों ही लेफ्ट मूवमेंट्स में जो ये दोनों ट्रेंड आए हैं इनकी बात करें तो ये किन लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं? ये वर्किंग क्लास, पेजेंट और उसके अलावा लोअर कास्ट के जो लोग हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स लास्ट के जो दो लेक्चर रहे हैं उसके अंदर हमने क्या पढ़ा है? लास्ट के जो दो लेक्चर रहे हैं उसके अंदर हमने वर्किंग क्लास मूवमेंट्स देख लिए और उसके अलावा हमने पेजेंट मूवमेंट्स देख लिए और उसके अलावा हमने अंबेडकर का कंट्रीब्यूशन देखा खास करके जो कि महार कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। सेकेंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरीज के तहत हमने देखा था किस तरह के लीडर्स आ रहे हैं। हमारे पास में भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद हैं, हमारे पास में राजगुरु हैं, उसके अलावा हमारे पास में कौन है भाई? सूर्या सेन है जिन्होंने चित्तगोंग आर्मरी रेड करी थी। और मेनली अगर हम इनके स्टॉर्म सेंटर्स देखें तो वो है यूनाइटेड प्रोविंसेस बिहार वाला एरिया और उसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास स्टॉर्म सेंटर है वो हो गया बंगाल। गांधी की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो 1922 के अंदर गांधी जो है चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खत्म कर देते हैं और इस वजह से हम देखते हैं कि काफी लोग इनसे नाराज हो जाते हैं। 1922 के अंदर ही महात्मा गांधी जो है इनको हो जाती है जेल। जब इनको जेल हो जाती है तो हम देखते हैं कि आईएनसी के जो लीडर्स हैं वो अब एक बात के ऊपर लड़ाई करने लग जाते हैं और वो लड़ाई होती है ड्यू टू द इलेक्शंस दैट आर पेंडिंग इन 1923। तो 1923 में बेसिकली क्या होने वाले हैं? 1923 में हमारे काउंसिल इलेक्शंस होने वाले हैं। जो लोग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उन्हें हम कह रहे हैं स्वराजिस्ट और जो लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते उन्हें हम कह रहे हैं नो चेंजर्स। ये जो दोनों हैं पहले तो आपस में झगड़ा करते हैं लेकिन फिर इनको ये याद आता है 1907 का सूरत स्प्लिट जिसके ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस रहे नेशनलिस्ट मूवमेंट पर। इस वजह से ये दोनों आपस में लड़ना बंद कर देते हैं और इन्हें याद आता है कि भाई अगर हमारा स्प्लिट हो गया तो नेशनल मूवमेंट सफर करेगा। इस वजह से स्वराजिस्ट और नो चेंजर्स आगे जाके हाथ मिला लेते हैं और स्वराजिस्ट जो है वो 1923 के काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। 1923 के बाद नेक्स्ट काउंसिल इलेक्शंस जो हैं अपने 1926 में होते हैं लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि कम्युनल लाइंस के ऊपर जो है लीडर्स के अंदर डिवाइड आ जाता है और वो आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं। इसी बीच में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये जो लोग हैं ये डिसइल्यूजन्ड भी फील करना शुरू करते हैं। डिसइल्यूजन्ड क्यों फील कर रहे हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि इनके आपस में झगड़े चल रहे हैं और मास मूवमेंट के कंपैरिजन में काउंसिल्स के अंदर इलेक्ट होके कोई मेजर चेंज हम कर नहीं पा रहे। इस वजह से फाइनली 1930 के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? 1930 के अंदर हम देखते हैं कि स्वराजिस्ट जो हैं वो रिजाइन कर देते हैं, काउंसिल से बाहर निकल जाते हैं और इसका मेन कारण ये है कि 1930 में हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने एक अच्छा सा बैकग्राउंड ले लिया है अभी तक का कि क्या क्या इवेंट्स हुए और कैसे हम सिविल डिसोबीडियंस की तरफ पहुंच चुके हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होने के क्या कारण रहे और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब हुआ तो वो कैसे देश भर के अंदर फैल गया।
अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमने एक सेशन के बारे में पढ़ा था, कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस, और उसके अंदर क्या अप्रूव हुई थी, नेहरू रिपोर्ट अप्रूव हुई थी। ओके, चलो एक काम करते हैं, हम लोग एक बार अभी तक जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट चल रहा है इसका भी एक क्विक रिकैप ले लेते हैं, इससे आपको आसानी हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स के तहत हम क्या कर रहे हैं, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे जो भी मेजर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक्ट्स आई हैं इनका हम एक क्विक रिकैप लेने वाले हैं। यहां पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास मेजर रिफॉर्म्स आते हैं वाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 को अपन और क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक है, इसके बाद में स्टूडेंट्स हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कब आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ये हम और बोलते हैं इनको। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को सजेस्ट करने के लिए हमारे पास में 1928 के अंदर इंडिया में आती है साइमन कमीशन। हाउएवर स्टूडेंट, साइमन कमीशन जो है उसकी प्रॉब्लम क्या थी, साइमन कमीशन सारी के सारे मेंबर्स इसके अंदर जो थे वो वाइट थे, और यहाँ पे इंडियंस लड़ने लग गए कि भाई हमारा देश है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इस वजह से हम देखते हैं कि साइमन कमीशन के अगेंस्ट बहुत प्रोटेस्ट हुआ। इस वजह से क्या होता है कि जो हमारे गवर्नर जनरल इस टाइम बैठे हैं बर्कनहेड, वो इंडियन लीडर्स को चैलेंज करते हैं कि अच्छा भाई अगर तुम इतने स्मार्ट हो तो एक काम करो, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन खुद क्यों नहीं ड्राफ्ट कर लेते। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम 1928 के अंदर क्या एक नेहरू रिपोर्ट फॉर्म करते हैं, और ये जो नेहरू रिपोर्ट है ये मोतीलाल नेहरू के अंडर बन रही है, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, वी आर बेसिकली ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर आवर कंट्री। दिस वाज आवर फर्स्ट अटेम्प्ट ऑल टुगेदर। इनके फीचर्स का भी क्विक रिकैप ले लेते हैं। मॉर्ले मिंटो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या आगे हमारे पास जो भी एक्ट आएगी, इन सब के अंदर हमारा की एम एक ही है, और वो ये है कि भाई हमारे को ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले और अल्टीमेटली हमारे को स्वराज यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट मिल जाए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर हमने क्विक पॉइंट्स देख रहे हैं, हम यहाँ पे हमने देखा कि इंडीड हमारी रिप्रेजेंटेशन जो है वो थोड़ी बहुत इंक्रीज हो गई। कैसे, हम देखते हैं कि प्रोविंशियल और सेंट्रल लेवल पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उसमें हमारे लिए सीट्स बढ़ गई। सीट्स कैसे बढ़ गई स्टूडेंट्स, आप देखेंगे दोनों ही जगह पे इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं उनको टोटली बढ़ा दिया गया था। हम देखते हैं अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की बात करी जाए तो उनके अंदर दो कैटेगरी के मेंबर्स होते हैं, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल। नॉन ऑफिशियल के अंदर अपने पास नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। ये इलेक्टेड मेंबर वाला जो पार्ट है, यहां से हम देखते हैं कि हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स जो हैं एंटर करते हैं गवर्नमेंट को, जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के अंदर हेल्प कर सके। तो रिप्रेजेंटेशन इंडीड बढ़ती है। इसके अलावा हम देखते हैं स्टूडेंट्स एक मेंबर जो है उसको गवर्नर जनरल के वाइसरॉय या गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर बैठा दिया जाता है। ये वन मेंबर जो है ये इंडियन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक इंडियन को गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बैठा दिया, और ये क्या कर रहा है भाई, इंडियंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हेल्पफुल है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक जो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है 1909 में, वो ये है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए जाते हैं मुस्लिम्स को, और इसकी वजह से हम देखते हैं कि कम्युनल डिवाइड आ जाता है। मोर ओवर स्टूडेंट्स इलेक्टेड मेंबर्स का कोई डायरेक्ट इलेक्शन तो हो नहीं रहा है, इलेक्शंस जो हैं ये काफी ज्यादा इनडायरेक्ट हैं, तो ये भी बहुत प्रॉब्लमैटिक था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की अगर हम बात करें तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो हैं इनको फर्दर और कम्युनिटीज के लिए एक्सटेंड किया जाता है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स आर एक्सटेंडेड, और इसके तहत स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स अब और किस किस को दिए जा रहे हैं, सिख्स को, एंग्लो इंडियंस को और क्रिश्चियंस को।
इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन तो हमारी इंडीड बढ़ रही है। रिप्रेजेंटेशन कैसे बढ़ रही है? रिप्रेजेंटेशन बढ़ने के टू फोल्ड एस्पेक्ट्स चल रहे हैं। एक तो हम देखते हैं हमारे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हो गए, उनके अंदर हम देखते हैं कि भाई हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है, इलेक्टेड मेंबर्स के लिए फिर से सीट्स बढ़ रही हैं, इसलिए रिप्रेजेंटेशन बढ़ गई। उसके अलावा हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसके अंदर अब एक की जगह 3 इंडियन मेंबर्स हो गए। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है, तो ये हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स दोबारा से रिवाइज कर लिए कि ठीक है भाई अभी तक क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हमें मिले हैं 1909 और 1919 में। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमारे पास क्या आ रही है, 1928 के अंदर साइमन कमीशन आ रही है। ये एक 7 मेंबर कमिटी थी, 7 मेंबर कमिटी थी एंड इट वॉज एन ऑल वाइट कमिटी ऑल टुगेदर। Now, what was the problem? The problem was that since the constitutional reforms that had to be suggested by the Simon Commission are pertaining to India, the first question that we had asked to the British government was that if India is our country and we know we want constitutional reforms, how come a commission that has all white members can decide our future? और इस वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रोटेस्ट्स हो गए और प्रोटेस्ट की वजह से हम देखते हैं यहाँ पे किसी की डेथ भी हुई थी स्टूडेंट्स, अवर एक्सट्रीमिस्ट लीडर लाला लाजपत राय। एनीवे स्टूडेंट्स, साइमन कमीशन का जो काम है वो क्या है, ये फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो है वो सजेस्ट करने के लिए आई थी और इस कॉन्टेक्स्ट में इसकी रिपोर्ट क्या थी, उसके की पॉइंटर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसी टाइम पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमने खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करनी शुरू करी आफ्टर बर्किनहेड हु इज अवर वाइसरॉय, उन्होंने हमें चैलेंज किया। सो बर्किनहेड्स चैलेंज लेड टू द कंपाइलेशन ऑफ नेहरू रिपोर्ट, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इंडियंस आर ड्राफ्टिंग देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन खुद ड्राफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने अभी तक फ्रीडम स्ट्रगल का एक पूरा ट्रेंड्स का रिकैप ले लिया और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे चल रहा है इसका रिकैप ले लिया, जिसमें हमने 1909 1919 के मेन फीचर्स देखे और उसके अलावा 1928 में कैसे साइमन कमीशन आती है और नेहरू रिपोर्ट आती है, इनका डिस्कशन कर लिया। नाउ लेट्स बिगिन विद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हम देखते हैं कि क्या इवेंट्स रहे जिसकी वजह से हमने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमारे पास 1928 के दिसंबर में ही होता है क्या, कैलकाटा सेशन होता है जहां पर नेहरू रिपोर्ट को अप्रूव किया जाता है। यहां पर कांग्रेस जो है वो एक बात कहती है, वो सरकार को बोलती है कि या तो आप हमारे लिए जो डोमिनियन स्टेटस हमने नेहरू रिपोर्ट में डिसाइड किया था, या तो आप इसको एक्सेप्ट कर लो बाय द एंड ऑफ द ईयर, वरना हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करनी शुरू करेंगे और कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अचीव करने के लिए हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ कैलकाटा सेशन में नेहरू रिपोर्ट अप्रूव नहीं हुई है, हमने एक तरह से गवर्नमेंट को वार्निंग और अल्टीमेटम दोनों दिया है दैट यू आइदर एक्सेप्ट आवर डिमांड ऑफ डोमिनियन स्टेटस, दैट इज सेल्फ गवर्नेंस विद इन द एजेस ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। However, if you do not accept that, we are going to change our goal altogether. We are going to demand for complete independence, and in order to achieve that, we are going to launch a civil disobedience movement. इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि सरकार जो है वो भी नेगोशिएट करना चाहती है और इस टाइम पे जो हमारे वाइसरॉय बैठे हैं इनका नाम है लॉर्ड अर्विन। अरविंद की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो वो शांत करने के लिए कांग्रेस को और दूसरे लीडर्स को ये कहती है कि चलो, लॉर्ड अरविन ये कहते हैं कि भाई हम एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कर देंगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, इनका डिटेल डिस्कशन अभी हम चैप्टर में आगे करेंगे। अभी के लिए आप बस इतना समझे कि नेगोशिएशन करने के लिए अरविंद जो हैं, जो कि हमारे वाइसरॉय हैं अभी, उन्होंने बोला कि ठीक है कांग्रेस शांत हो जाओ, हम क्या करते हैं एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के तहत डिस्कशन करते हैं और ये डिस्कशन हम तब करेंगे जब साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर देगी। इस बीच में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो हमारे कांग्रेस के लीडर्स हैं वो 1929 के अंदर फिर से कुछ सर्टेन पॉइंट्स लिखकर अरविंद के सामने रखते हैं और इन पॉइंट्स को हम ऑल टुगेदर कहते हैं दिल्ली मैनिफेस्टो। ये पॉइंट्स हमने क्यों बना कर दिए हैं, ये पॉइंट्स हमने इसलिए बना के दिए हैं क्योंकि अरविंद ने क्या किया है, अरविंद ने हमें प्रॉमिस किया है कि भाई एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के द्वारा हम नेगोशिएशन करेंगे।
इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं फिर से हमारे पास में मेजर लीडर्स आते हैं, बैठते हैं, दिल्ली मैनिफेस्टो के तहत कुछ पॉइंट्स बनाते हैं जो कि वो अरविंद के सामने रखेंगे कि अगर हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपके साथ मीटिंग करते हैं तो हमें इन इन पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर डिस्कशन चाहिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स, दिल्ली मैनिफेस्टो इशू होता है, कौन कर रहे हैं? मेजर नेशनलिस्ट लीडर्स कर रहे हैं। यहाँ पर जो लीडर्स बैठे हैं वो कहते हैं अरविंद को कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो एम होना चाहिए वो ये नहीं होना चाहिए कि डोमिनियन स्टेटस मिलेगा या नहीं, एम ये होना चाहिए कि डोमिनियन स्टेटस कैसे मिलेगा। तो ये तो कोई सवाल रहा ही नहीं कि हम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं डोमिनियन स्टेटस, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। इनफैक्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर आपको सिंपली हमें ये बताना है कि आप किस तरीके से डोमिनियन स्टेटस देंगे। So again, students, the same point is reiterated here, wherein the purpose of the roundtable conference is going to be what? It is not going to be to determine whether dominion status would be given or not. Rather, you have to explain to us the process so as to how you are going to grant us the dominion status in the first place. Apart from that, students, the Congress also points out that during the roundtable conference, the majority representation is going to come from Indian National Congress. One more demand that is put forward as a part of Delhi Manifesto is that द गवर्नमेंट शुड गिव जनरल एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब ये हुआ पार्डन कर देना, ठीक है। तो हमारे पास में काफी सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं गवर्नमेंट के पास पड़े हैं, जैसे कि हमारे पास में रेवोल्यूशनरीज हैं। रेवोल्यूशनरीज की जो एक्टिविटीज रही, खास करके जो हमारा लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस रहा, इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं भगत सिंह और उनके जो एसोसिएट्स हैं उनको क्या कर रखा है? अरेस्ट कर रखा है। तो यहाँ पे दिल्ली मैनिफेस्टो के अंदर ये रिक्वेस्ट करी जा रही है सरकार से कि भाई इन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को कंसिलिएशन के तहत छोड़ दिया जाए। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे, जब ये 3 डिमांड्स दिल्ली मैनिफेस्टो के तहत अरविंद के सामने रखी गई तो इन्होंने तीनों की तीनों डिमांड्स जो हैं इनको रिजेक्ट कर दिया। जब ये तीनों की तीनों डिमांड्स रिजेक्ट हो गई तो हम देखते हैं कि जो कांग्रेस है उन्होंने एक्टिवली जो पहले डिक्लेरेशन दिया था कि अगर आपने हमारे डोमिनियन स्टेटस की बात नहीं मानी तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाएंगे, और अब की बार हम ना तो डोमिनियन स्टेटस मांगेंगे, हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगेंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जैसे ही अरविंद इन डिमांड्स को रिजेक्ट करते हैं, हम देखते हैं आईएनसी का एक बहुत ही हिस्टोरिक सेशन होता है जिसका नाम है लाहौर सेशन, जहां पे अब फ्रीडम स्ट्रगल का गोल बदलने वाला है। हम अब डोमिनियन स्टेटस नहीं मांगेंगे, आवर गोल विल बी ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस और पूर्ण स्वराज। स्टूडेंट्स, अगर लाहौर सेशन की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया ये एक बहुत ही हिस्टोरिक सेशन है। 1929 में ये लाहौर में हुआ था। इसको प्रिसाइड किया था जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ पे बहुत सारे जो हमारे लीडर्स थे, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द लीडर्स, दैट इज 15 आउट ऑफ 18 प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज एंड द एसोसिएटेड लीडर्स डिड नॉट वांट नेहरू टू प्रिसाइड दिस सेशन। हाउएवर, इट वाज ड्यू टू गांधीज बैकिंग दैट ही वाज सक्सेसफुल इन प्रिसाइडिंग एट दिस पर्टिकुलर सेशन. Now, there were multiple reasons, but they are not really that important from UPSC perspective. The important part that you have to remember when it comes to Lahore session are the decisions that were taken as part of this session. इस सेशन में हमने सबसे पहले तो ये डिसीजन लिया कि अरविंद ने जो हमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस प्रॉमिस करी थी, जब हमने उनके सामने कैलकाटा सेशन के पॉइंट्स रखे थे, उसको हम क्या करने वाले हैं? बॉयकॉट करने वाले हैं, हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उसके अलावा कांग्रेस ने अब अपना गोल बदल दिया है। अभी तक हम क्या मांग रहे थे? अभी तक हम डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे। तो स्टार्टिंग से हम डोमिनियन स्टेटस मांग रहे हैं, स्वराज की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अब हम पूर्ण स्वराज की डिमांड कर रहे हैं। दैट मीन्स वी वांट टू थ्रो अवे द ब्रिटिशर्स आउट ऑफ अवर कंट्री एंड वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स, इन ऑर्डर टू अचीव दिस एम, व्हाट आर वी गोइंग टू डू? द कांग्रेस वर्किंग कमिटी इज गोइंग टू लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस movement wherein they are going to deliberately break the law and they are not going to coordinate with the government, so the administrative machinery breaks down and the British government is forced to give us what we want. तो सिविल डिसोबीडियंस के तहत हम क्या करने वाले हैं? हम टैक्सेस का पेमेंट नहीं करेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जो मेंबर्स बैठे हैं उनको रिजाइन करने को बोल देंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स हमें पता है 1923 और 1926 के जो हमारे सेशंस हुए थे
इनके अंदर हमने क्या देखा था, इनके अंदर हमारे पास स्वराजिस्ट थे, उन्होंने बोला कि भाई हमें तो काउंसिल एंट्री करनी है। लेकिन काउंसिल एंट्री के बाद नाउ 1926 में खास करके हम देखते हैं कि कम्युनल डिस्प्यूट होने लगते हैं, और इस वजह से फाइनली जब 1929 का ये सेशन होगा और 1930 में जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होगा, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जो हमारे पॉपुलर मिनिस्टर्स बैठे हैं, ये भी इसको रिजाइन करके इस मूवमेंट को ज्वाइन कर लेंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आप देखेंगे, जब हम पूर्ण स्वराज का, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का डिसीजन लेते हैं, तो हम 26 जनवरी 1930 को जो है फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। ये डिसीजन लिया जाता है कि हर जगह पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा ऑल ओवर द कंट्री। Keeping that in mind, students, you will see one more key event happened, that is on 31st December 1929, on the banks of River Ravi, the newly adopted tricolor flag जो था हमारा, उसको जवाहरलाल नेहरू ने होइस्ट किया amidst the slogans of इनकलाब जिंदाबाद. So here students, you can see that it's a historic moment altogether that is happening in our country. Our mindset has completely changed altogether. Till now we have been requesting, we have been fighting, we have been begging to the British government to barely give us some representation and give us self-government. We can be a self-governing colony within the aegis of the British Empire. However, they were so adamant and they were so reluctant towards our needs that we had to finally take this decision, and thank God that we did. Now we are going to fight only and only for the complete freedom for our country. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने कैलकाटा सेशन की इंपॉर्टेंस देखी, उसके बाद हमने देखा कि कैसे अरविंद ने हमारी डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया। जैसे ही उन्होंने हमारी डिमांड्स को रिजेक्ट किया, हम क्या कर रहे हैं, हम लाहौर सेशन कर रहे हैं, और लाहौर सेशन के अंदर हमने अपनी डिमांड्स चेंज कर दी हैं ऑल टुगेदर, और अब हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं। लाहौर सेशन के बाद स्टूडेंट्स आप देखेंगे डिसीजन हो चुका है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करना है, एंड एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे पास में जो है सिविल डिसोबीडियंस जस्ट स्टार्ट करने से पहले एक बार और कोशिश करते हैं महात्मा गांधी कि अरविंद के साथ में जो है कोई नेगोशिएशंस हो जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में सिविल डिसोबीडियंस से जस्ट कुछ समय पहले जो है महात्मा गांधी 11 डिमांड्स फॉर्मुलेट करते हैं। बड़ी पॉपुलरली इनको कहा जाता है 11 डिमांड्स ऑफ महात्मा गांधी। तो यहां पर ये 11 डिमांड्स महात्मा गांधी एक अल्टीमेटम की तरह देते हैं अरविंद को, और उन्हें कहते हैं कि इनको आप 31 जनवरी 1930 तक या तो एक्सेप्ट कर लो या रिजेक्ट कर दो। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो 11 डिमांड्स हैं, इसमें आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, क्या मैम हमें ये सारी की सारी डिमांड याद रखनी है? सो द आंसर इज गोइंग टू बी अ बिग यस। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स के अंदर स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन आ गए हैं, जहां पर हमने देखा है कि इन डिमांड्स के अंदर से कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स निकाल के पूछ लिया गया है कि भाई ये डिमांड थी क्या महात्मा गांधी के 11 डिमांड्स के अंदर। तो 11 डिमांड्स है स्टूडेंट्स, बार बार रीड करते रहोगे तो याद हो जाएंगी। यहाँ पे हमारी जो डिमांड्स हैं इनको 3 हेड्स के अंदर तोड़ा जा सकता है, जिसमें हमारी जनरल इंटरेस्ट की डिमांड्स हैं, फिर हमारी कुछ आप देखेंगे इंडस्ट्रियल या मर्केंटाइल क्लास जो हो गई उनकी डिमांड्स हैं, और फिर कुछ हमारी जो है पेजेंट्स की डिमांड्स हैं। इन सबको मिला के 11 डिमांड्स अरविंद के सामने रखते हैं महात्मा गांधी, और उन्हें बोलते हैं कि या तो आप इन्हें एक्सेप्ट कर लो या आप इन्हें रिजेक्ट कर दो। यहां पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे जनरल इंटरेस्ट की जो डिमांड्स हैं उनके अंदर वो ये कहते हैं कि आर्मी और सिविल सर्विसेज के अंदर जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर होता है उसको आप 50% से रिड्यूस कर दो। इसके अलावा स्टूडेंट्स टोटल प्रोहिबिशन की बात चलती है। ये प्रोहिबिशन किस चीज का है? प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स। तो यहाँ पर भाई हम कहते हैं कि प्रोहिबिशन होना चाहिए लिकर का, इंटॉक्सिकेंट्स का ऑल टुगेदर, जिससे कि समाज के अंदर चेंज आ सके। इसके अलावा सीआईडी जो हमारा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है उसमें रिफॉर्म्स के लिए बात करी जाती है। इसके अलावा हम आर्म्स एक्ट के अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं आर्म्स एक्ट के अंदर हमारे साथ में क्या भेदभाव हो रहा है। जो हमारे पास ब्रिटिशर्स बैठे हैं, यूरोपियंस बैठे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बैठे हैं, उनको क्या है एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। अगर उनके पास बिना लाइसेंस के आर्म्स भी मिल गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इंडियंस के ऊपर ही हम देखते हैं बहुत ज्यादा जो है रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी कहते हैं कि सारे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं आपके पास में उनको रिलीज कर दो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कुछ भी हमने स्पेसिफिक नहीं बोला है, सिर्फ पॉलिटिकल प्रिजनर टर्म यूज करी है। तो यहाँ पे महात्मा गांधी कह रहे हैं कि जो रेवोल्यूशनरीज हैं उनको भी आप रिलीज करिए।
इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारा जो पोस्टल रिजर्वेशन बिल है, इसको एक्सेप्ट करने की बात करी जाती है। पोस्टल रिजर्वेशन बिल क्या है? यहाँ पर हम पोस्टेज स्टैंप्स जो हैं हमारे, भाई कोई भी चीज पोस्ट करने के लिए उसके ऊपर स्टैंप लगाना पड़ता है, तो जो पोस्टेज स्टैंप की कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने की बात करी गई थी पोस्टल रिजर्वेशन बिल में, और इसको एक्सेप्ट करने के लिए कह रहे हैं महात्मा गांधी। तो ये तो हो गई स्टूडेंट्स हमारी 6 जनरल इंटरेस्ट की डिमांड्स। इसके अलावा हमारी जो बुर्जुआ डिमांड्स है, बुर्जुआ के अंदर बेसिकली अपने पास इंडस्ट्रियल मर्केंटाइल क्लास आ गई। वो कह रहे हैं कि रुपी स्टर्लिंग का जो एक्सचेंज रेट रेशियो है उसको 1:4 कर दीजिए, यानी कि इसको रिड्यूस करिए। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि टेक्सटाइल प्रोटेक्शन ड्यूटीज लेकर आइए, क्योंकि क्या हो रहा है, यूरोप से चीप क्लॉथ, हम देखते हैं इंग्लैंड से चीप क्लॉथ जो है इंडिया के मार्केट में फ्लड कर दिया जाता है, और इस वजह से जो हमारी इंडिजिनस टेक्सटाइल है वो बहुत ज्यादा लॉसेस बेयर कर रही है। इसके अलावा कोस्टल शिपिंग की जो रिजर्वेशंस हैं वो इंडिया के लिए मांगी जा रही हैं कि भाई कोस्टल शिपिंग वाला जो सेगमेंट हो गया ऑल टुगेदर, वहां पे इंडियंस को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ पेजेंट्स रिलेटेड डिमांड भी हैं, जहां पर हम लैंड रेवेन्यू जो है उसके अंदर 50% का रिडक्शन मांग रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास एक जनरल इंटरेस्ट की डिमांड है। ये जनरल इंटरेस्ट की डिमांड ये है कि भाई नमक, सॉल्ट के ऊपर जो टैक्स है और सॉल्ट के ऊपर जो सरकार की मोनोपोली है, इसको अबॉलिश करिए। ये डिमांड स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा आप देख सकते हैं कि इट वाज मोर ऑफ लाइक अ क्राइम दैट द गवर्नमेंट इज डूइंग। सॉल्ट इज समथिंग दैट वेदर यू आर born in whatever kind of family, maybe you're ultra rich or maybe you're extremely poor, salt is a commodity that is being used by everybody, and here we did not have any right to produce our own salt, and in fact even the taxes that were put on salt were high, at least for the poor people. So that is why this is one point that was put forward by Mahatma Gandhi. However, students, you will see that Arvind gave no positive response at all, और फेब्रवरी एंड आ चुकी थी, जबकि हमने इनको कहा था 31 तक हमारे को बता दीजिएगा। तो यहाँ पर जब अरविंद की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो महात्मा गांधी का ये लास्ट नेगोशिएशन भी फेल होता है, और इसके बाद अब अपने पास एक ही रास्ता बचा है, और वो क्या है, वी आर गोइंग टू लॉन्च दी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने के लिए स्टूडेंट्स महात्मा गांधी जिस डिमांड को फोकस करके सबसे पहला लॉ ब्रेक करेंगे वो हमारा सॉल्ट लॉ ही है। सॉल्ट टैक्स स्टूडेंट्स था हमारे ऊपर, और उसके अलावा हम देखते हैं मोनोपोली किसके पास है, नमक बना के और बेच सिर्फ सरकार सकती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सॉल्ट जो है इस वाले पर्टिकुलर लॉ को ब्रेक करेंगे महात्मा गांधी, क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी कमोडिटी है जो गरीब, अमीर, पेजेंट, बुर्जुआ, किसी भी पढ़ा लिखा अनपढ़ हर इंसान को जो है यूनाइट करता है सॉल्ट टैक्स ऑल टुगेदर, और इसीलिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हम लॉन्च करते हैं बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आप देखेंगे हमारी हिस्टोरिक डांडी मार्च होने वाली है, जो कि 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 के बीच में होगी। यहाँ पर स्टूडेंट्स 2 मार्च को महात्मा गांधी अरविंद को बता देते हैं कि भाई हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं। इस प्लान को आगे ले जाते हुए वी सी दैट महात्मा गांधी अलोंग विथ 78 members of his Sabarmati ashram start the historic Dandi march from Ahmedabad and move for 240 miles until they reach the coast of Dandi. When they reach the coast of Dandi, students, you will see that Mahatma Gandhi breaks the salt law by picking up a lump of salt on April 6th. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इतना छोटा सा चीज करके हमने पूरे देश में संग्राम ला दिया है एक तरह से ऑल टुगेदर, और सॉल्ट जो हर इंसान को एक दूसरे से कनेक्ट करती है, इसको बेस बनाकर हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया। जैसे ही डांडी मार्च होती है स्टूडेंट्स, हम देखते हैं इमीडिएटली वाइल्ड फायर की तरह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है देश भर में फैल जाता है। यहाँ पे सरकार फटाफट आती है, एक्शन लेती है, और इस कॉन्टेक्स्ट में जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लेती है। महात्मा गांधी को मई 4 1930 को अरेस्ट किया जाता है, क्योंकि इस टाइम पर वो एक पर्टिकुलर अनाउंसमेंट करते हैं कि वो अब डांडी मार्च के बाद हमारे पास धरसाना एक जगह है जहां पे हमारे पास एक सॉल्ट वर्क्स है, वहां जाके उसको रेड करेंगे। तो ये अनाउंसमेंट जैसे ही महात्मा गांधी करते हैं, इमीडिएटली उनको अरेस्ट कर लिया जाता है।
जैसे ही हमारी की लीडरशिप अरेस्ट होती है इन द नेम ऑफ महात्मा गांधी एंड नेहरू, जो हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी है वो फर्दर कुछ पॉइंट सजेस्ट करती है जिनके बेसिस पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को आगे लेकर जाया जाएगा। इस कॉन्टेक्स्ट में जो हम 3 टूल्स यूज करते हैं जिसके तहत हम सिविल डिसोबीडियंस करेंगे, दीज इंक्लूड हमारे पास में नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, यानी कि लैंड रेवेन्यू देने से हम मना कर देंगे। उसके अलावा जमींदारी एरियाज के अंदर हम चौकीदारी टैक्स नहीं देंगे। चौकीदारी टैक्स क्या था स्टूडेंट्स, आप देखेंगे बेसिकली हर विलेज के अंदर एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड चौकीदार होता था जिसके लिए पैसे हमार को खुद देने पड़ते थे अपनी जेब से। यहाँ पे सरकार कहते थे ये चौकीदार आपके प्रोटेक्शन के लिए है और इसकी पेमेंट आपने करनी पड़ेगी, और इस वजह से हम देखते हैं जमींदारी एरियाज के अंदर ये एक्स्ट्रा टैक्स और लगाया जाता था। तो लैंड रेवेन्यू के अलावा हमने चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया। इसके अलावा स्टूडेंट्स ट्राइबल एरियाज के अंदर आप देखेंगे स्पेसिफिकली जो हमारे सेंट्रल प्रोविंसेस के एरियाज हो गए वहां पे डेलिबरेटली फॉरेस्ट लॉज को तोड़ा जा रहा था। तो हम सिविल डिसोबीडियंस के तहत क्या कर रहे हैं, लॉ को अपने हाथ में ले रहे हैं, डेलिबरेटली लॉ को ब्रेक कर रहे हैं जिससे कि सरकार की मशीनरी टूट जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में हम लैंड रेवेन्यू नहीं पे करेंगे, चौकीदारी टैक्स नहीं पे करेंगे, और उसके अलावा फॉरेस्ट लॉज जो है उनको जान के वायलेट करेंगे। फॉरेस्ट लॉज कैसे होते हैं, मान लीजिए सरकार एक दिन आपकी हजारों साल से जो पुश्तैनी लैंड है फॉरेस्ट के अंदर वहां पे घुस गई, वहां पे एक बाउंड्री बना दी और कह दिया अभी ब्रिटिश सरकार की लैंड है, आप यहाँ से ना कोई प्रोड्यूस गैदर कर सकते हो ना यहाँ पे आप किसी तरह की हंटिंग कर सकते हो। अब वो लोग जिनकी फैमिलीज ट्रेडिशनली यही काम कर रही थी उनकी एक ही दिन के अंदर पूरी जिंदगी बदल जाती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ट्राइबल्स खास करके जो है ब्रिटिश एनक्रोचमेंट की वजह से बहुत परेशान थे, और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये फॉरेस्ट लॉज को डेलिबरेटली तोड़ेंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स जब हम ये 3 डिसीजन लेते हैं और नेहरू और गांधी को अरेस्ट कर लिया जाता है, अगेन वाइल्ड फायर की तरह हमारा जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो देश भर में फैलता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम इसमें और नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे कि देश भर के अलग अलग एरियाज के अंदर कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को आगे लेकर गए। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो वहां पे तमिलनाडु के अंदर सी राजगोपालाचारी जो हैं वो तंजौर के कोस्ट पर जाकर सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं। मालाबार की अगर हम बात करें तो ऐसी सिमिलर चीज यानी कि सॉल्ट लॉ को तोड़ने का काम करते हैं के केलप्पन। इसके अलावा आंध्रा रीजन की अगर हम बात करें तो यहां पर हम देखते हैं कि सॉल्ट मार्चेस हो रही हैं इन द एरियाज ऑफ गोदावरी कृष्णा, अपार्ट फ्रॉम दैट द गुंटूर डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा स्टूडेंट्स उड़ीसा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सॉल्ट सत्याग्रह को आगे ले जाने वाले जो लीडर हैं इनका नाम है गोपाल बंधु चौधरी, जो कि आपके बालासोर, कटक और पुरी के रीजन्स के अंदर जो है सॉल्ट सत्याग्रह को आगे लेकर जाते हैं। बिहार की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो बिहार के अंदर चंपारण और सरन हमारे पहले 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर आपको सॉल्ट सत्याग्रह देखने को मिलेगा। इसके अलावा इफ यू टॉक अबाउट पटना, देन देयर इज अ स्पेसिफिक पॉन्ड इन पटना नोन एज नखस पॉन्ड वेर इन द लीडर अंबिका कांत सिन्हा गोज टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। पेशावर के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो हमारे नॉर्थ वेस्ट के रीजन में पड़ता है। यहां पर लीडरशिप लेकर आते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको पॉपुलरली 2 और नामों से जाना जाता है, दैट इज बादशाह खान एंड फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी स्टूडेंट्स इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये महात्मा गांधी के आर्डेंट सपोर्टर थे और इन्होंने नॉन वायलेंस का जो पॉइंट है उसको बहुत अच्छी तरह से अपने फॉलोअर्स के अंदर इंस्टॉल कर रखा था। यहाँ पे स्टूडेंट्स इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए एक पब्लिकेशन भी शुरू करी, दैट इज नोन एज पुख्तून। जिन लोगों के साथ ये मिलके काम करते थे पेशावर में, ये हो गई अपनी पठान कम्युनिटी। तो पठान कम्युनिटी को मोबिलाइज करने के लिए इन्होंने पुख्तून नाम की मंथली पब्लिकेशन भी शुरू करी। इसके अलावा इन्होंने अपने एक वॉलंटियर्स की मंडली प्रिपेयर करी जो अपने आप को खुदाई खिदमतगार या फिर रेड शर्ट्स भी बोला करते थे, और ये जो लोग हैं कंस्ट्रक्टिव काम की तरफ ध्यान देते थे। पेशावर के अलावा हमारे पास में है शोलापुर। शोलापुर के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास जो वर्किंग क्लास बैठी है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, वो सिविल डिसोबीडियंस के तहत स्ट्राइक पर चली जाती है। इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटका और सेंट्रल प्रोविंसेस के अंदर हम देखते हैं कि फॉरेस्ट लॉ को तोड़ा जा रहा है।
इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि महात्मा गांधी को हमने क्यों अरेस्ट किया था। महात्मा गांधी को हमने इसलिए अरेस्ट किया था क्योंकि उन्होंने एक डिक्लेरेशन किया था कि मैं धरसाना का जो सॉल्ट वर्क है वहां जाके रेड करूंगा, लेकिन अब वो तो अरेस्ट हो गए हैं। इस वजह से हम देखते हैं पीछे जो उनके फॉलोवर रह गए हैं उसमें से सरोजिनी नायडू, इमाम साहिब और मनीलाल जो कि गांधी जी के बेटे हैं, ये तीनों 21 मई 1930 को महात्मा गांधी का जो अनफिनिश्ड टास्क था उसको पूरा करते हैं और धरसाना सॉल्ट वर्क पर जाकर रेड कर देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, अगर हम यूनाइटेड प्रोविंसेस की बात करें तो यूनाइटेड प्रोविंसेस में एक तो हम फॉरेस्ट लॉ को डेलिबरेटली ब्रेक कर रहे हैं, उसके अलावा हम नो रेवेन्यू कैंपेन शुरू कर रहे हैं, यानी कि रैयतवारी एरियाज के अंदर हम लैंड रेवेन्यू देने से मना कर रहे हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के रीजन के अंदर एक और बड़ा ही खूबसूरत डेवलपमेंट होता है, वेर इन द एरियाज ऑफ मणिपुर एंड नागालैंड अ यंग प्रिंसेस दैट इज रानी गईदिनुलु, who is the Naga spiritual leader, she decides that I am going to raise a banner against the foreign rule, that is against the British colonials. तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, अगर हम स्प्रेड की बात करें स्टूडेंट्स, तो स्प्रेड के कॉन्टेक्स्ट में आपको किन रीजन्स के अंदर स्प्रेड हो रहा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इस कॉन्टेक्स्ट में लीडर्स के नाम याद रखने हैं। अगर लीडर्स से कोई पब्लिकेशन एसोसिएटेड है जैसे कि पुख्तून खान अब्दुल गफ्फार खान से एसोसिएटेड है, इस तरह के पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और उसके अलावा स्टूडेंट्स आपको ये याद रखना है कि भाई विच लॉज वर दे ब्रेकिंग, विच लॉज वर दे ब्रेकिंग। तो सॉल्ट सत्याग्रह के अलावा हम देख रहे हैं फॉरेस्ट लॉ ब्रेक किया जा रहा है, उसके अलावा चौकीदारी टैक्स नहीं दे रहे हम, और उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू जो है उसको विथहोल्ड कर रहे हैं रैयतवारी एरियाज के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि अगर हम मोबिलाइजेशन की बात करें कि भाई मासेस को मोबिलाइज कैसे किया जा रहा था, तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम अपने ट्रेडिशनल जो सिस्टम्स हो गए उनको यूज कर रहे हैं, जैसे कि प्रभात फेरी। प्रभात फेरी का मतलब क्या होता है, अगर आप हिंदी में किसी को गुड मॉर्निंग ग्रीट करना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे, सुप्रभात। सुप्रभात का मतलब हुआ गुड मॉर्निंग। प्रभात फेरीज क्या हो गई, मॉर्निंग में होने वाली मीटिंग्स। तो आप देखेंगे हमारे रूरल एरियाज के अंदर क्या होता था, सुबह के टाइम पे गांव वाँव के जो लोग हैं वो आपस में आते थे, मिलते थे, भगवान को लेट्स से ऑफरिंग कर रहे हैं या आपस के अंदर बातचीत कर रहे हैं। इस टाइम को यूटिलाइज किया जाता था जिससे कि लोगों को नेशनली इन मूवमेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट कराया जा सके। उसके अलावा हमारे पास वानर सेना और मंजरी सेना है, ये बड़ी ही क्यूट और बड़ी अच्छी सी चीज है ऑल टुगेदर। वानर सेना में अपने पास कौन है, बॉयज, छोटे छोटे लड़के, और मंजरी सेना में है हमारे पास छोटी छोटी लड़कियां, गर्ल्स। ठीक है, तो इनके थ्रू जो है हम इंफॉर्मेशन पास कराते थे क्योंकि बच्चों को कैसे अरेस्ट करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे हम सीक्रेट पब्लिकेशंस और मैजिक लैंटर्न शोज भी यूज करते थे जिससे कि मासेस का मोबिलाइजेशन हो सके। ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये भी अपने पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन के आ सकता है कि वानर सेना मंजरी सेना मोबिलाइजेशन के लिए किस मूवमेंट में यूज होती थी, तो आंसर होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये वाला पॉइंट भी जो है अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने देख लिया कि किस तरह से वाइल्ड फायर की तरह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फैला, और इस कॉन्टेक्स्ट में ऑल ओवर इंडिया सब लोगों ने सॉल्ट सत्याग्रह शुरू किया, रेवेन्यू देने से मना कर दिया, उसके अलावा फॉरेस्ट लॉज तोड़े। ठीक है, और हम देखते हैं एक के बाद एक डेलिबरेटली चौकीदारी टैक्स देना बंद कर दिया, तो हम लॉज को डेलिबरेटली ब्रेक कर रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास में जो मूवमेंट है इसका बहुत ही मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। तो स्टूडेंट्स इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो ये जो इतना वाइल्ड फायर की तरह हमारा मूवमेंट फैला, इस कॉन्टेक्स्ट में एक तो फॉरेन क्लॉथ और दूसरे आइटम्स जो इंडिया के बाहर से आ रहे थे, यूरोपियन आइटम्स, उनका जो इम्पोर्ट है वो बहुत बुरी तरह से गिर गया। उसके अलावा हम देखते हैं हमने प्रोहिबिशन की बात करी थी कि भाई इंटॉक्सिकेंट्स, लिकर, ये सब जो है इसको हम लोग बैन, इनके ऊपर आप बैन करिए, और इस वजह से गवर्नमेंट का जो है इनकम लॉस होता है ओवर लिकर, एंड लैंड रेवेन्यू देने से हमने मना कर दिया था, इसलिए भी उनका इनकम लॉस होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने क्या कहा था, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो पॉपुलर मिनिस्टर्स बैठे हैं उनको हमने कहा था रिजाइन कर दो। इस वजह से इलेक्शंस जो हुए फर्दर हमारे, उनको बॉयकॉट कर दिया गया ऑल टुगेदर।
पार्टिसिपेशन के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो भारी मात्रा में हमारे पास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में विमेन, स्टूडेंट्स, मर्चेंट्स और पेटी ट्रेडर्स, ट्राइबल्स, वर्कर्स और पेजेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। मुस्लिम्स की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत एजिटेशन के कंपैरिजन में आप देखेंगे कि हमारे को यहाँ पर इतना ज्यादा जो है मुस्लिम पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिल रहा। इसका एक कारण हमारी 1928 की नेहरू रिपोर्ट भी रही है, जिसमें हम देखते हैं जिन्ना मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट से अग्री नहीं करते और इस वजह से मुस्लिम लीग जो है वो कटी कटी रहने लग जाती है। और इस वजह से हम देखते हैं हमारा जो 1930s का डेकेड आने वाला है उसमें भारी कम्युनलिज्म होगा और यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में डिवाइड आ जाएगा। इररिस्पेक्टिव स्टूडेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का बहुत ही मेजर इम्पैक्ट रहा और गवर्नमेंट के पास कोई चारा नहीं रहा, अब उनको इस मूवमेंट को रिप्रेस करना ही था। इस मूवमेंट को रिप्रेस करने के लिए सरकार ने क्या किया, सबसे पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया 1930 जून के अंदर। यहां पर जुलाई में यानी कि अगले मंथ जो है अरविंद ने कंसेशंस देने के तहत फिर से एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का डिक्लेरेशन किया और वहां पर ये बोला कि ठीक है भाई, हम आपको जो है डोमिनियन स्टेटस का गोल है उसको पूरा करने देंगे, लेकिन अब हमारे लिए ये कोई फायदे का नहीं है। व्हाई? बिकॉज इन द 1929 लाहौर सेशन आवर एम हैज चेंज्ड ऑल टुगेदर। Why? Because now we want complete independence. The goal of dominion status is long gone. सो इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का हमने गोल ले लिया है, डोमिनियन स्टेटस हमको चाहिए ही नहीं, तो अब क्या आप ऑफर कर रहे हो? आपने पहले हमारी बात मानी नहीं और अब तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो चुका था। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का डिक्लेरेशन जब करते हैं अरविंद, तो उस टाइम पे वो गांधी के साथ फिर से नेगोशिएशन स्टार्ट करते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में गांधी और अरविंद की जो बातचीत होती है उसके तहत एक पैक्ट साइन होता है जिसे हम पॉपुलरली कहते हैं गांधी अरविंद पैक्ट। ये जो पैक्ट है स्टूडेंट्स, इसके अंदर आप देखेंगे कि 14 फरवरी 1931 को गांधी और अरविंद एक जगह बैठकर कुछ पर्टिकुलर डिसीजंस लेते हैं और उसके तहत इनके बीच में एक बार को नेगोशिएशन हो जाती है। इस पैक्ट में स्टूडेंट्स आप देखेंगे पहली बार कांग्रेस जो है वो ब्रिटिश सरकार के साथ इक्वल फुटिंग पर आ जाती है और यहां पर हम देखते हैं वी आर सिटिंग विद अरविंद एज इक्वल्स इन ऑर्डर टू नेगोशिएट द फ्यूचर स्टेटस ऑफ इंडिया। अगर हम गांधी अरविंद पैक्ट की बात करें स्टूडेंट्स, तो अरविंद हमारी बहुत सारी डिमांड्स मान लेता है एक्सेप्ट 2 डिमांड्स। जो डिमांड्स वो हमारी मान लेते हैं वो हमारे पास यहाँ स्क्रीन पे दी हुई हैं। इसमें ये बोलते हैं कि ठीक है, मैं सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर दूंगा, लेकिन उन्हें नहीं करूंगा जिनके ऊपर वायलेंस का केस लगा हुआ है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि वो किसको नहीं रिलीज करने वाले हैं। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में हमारे पास भगत सिंह और उनके एसोसिएट्स जो थे इनको रिलीज करने से मना कर देते हैं अरविंद। यहां पर गांधी भी इस बात के ऊपर कुछ भी नहीं बोलते और इस वजह से गांधी के बहुत सारे नेगेटिव, आप देखेंगे गांधी के बहुत सारे वो बैठ जाते हैं साइड में, लोग जो हैं जो उनको सपोर्ट नहीं करते, उनका सपोर्ट चला जाता है पीछे से, क्योंकि वो यहाँ पर भगत सिंह और उनके एसोसिएट्स को जो है मदद करने से मना कर देते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे बहुत सारे फाइन्स के ऊपर रिमिशन लगाया जाता है जो अभी तक कलेक्ट नहीं हुए थे। जहां पर लैंड रेवेन्यू ना देने की वजह से जमींदारों की प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो गई थी, उस लैंड को वापस से रिटर्न किया जाता है अगर वो थर्ड पार्टी को अभी तक बेची नहीं गई है। इसके अलावा वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के तहत अपने काउंसिल्स को बॉयकॉट कर दिया था, वहां से रिजाइन कर दिया था, उनके साथ में लीनियंट ट्रीटमेंट का जो है वादा करते हैं अरविंद गांधी को। इसके अलावा आप देखेंगे सॉल्ट पर्सनल कंजम्पशन के लिए बनाने की अनुमति दे देती है ब्रिटिश सरकार, लेकिन अगर हम खरीद बेच की बात करें, ट्रेडिंग की बात करें सॉल्ट में, तो वो अभी भी गवर्नमेंट की ही मोनोपोली होती है। इसके अलावा पीसफुल पिकेटिंग जो है उसकी परमिशन मिल जाती है और इमरजेंसी ऑर्डिनेंसेस जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के तहत लगाए गए थे, जिनकी वजह से हमारी जो सिविल लिबर्टीज हैं वो कर्टेल हो रही थी, उनको अरविंद विड्रॉ कर लेते हैं। ये सारी डिमांड्स ये एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया 2 डिमांड्स ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उसमें एक डिमांड हमारी क्या है, भगत सिंह और उनके जो एसोसिएट्स हैं इनको डेथ सेंटेंस दे दिया गया था, इसको जो है चेंज नहीं करवा पाते महात्मा गांधी और इस वजह से उनके बहुत सारे सपोर्टर्स उनके अगेंस्ट भी हो जाते हैं।
इसके अलावा पुलिस एक्सेसेस के अंदर पब्लिक इंक्वायरी की डिमांड करी थी, इसको भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं अरविंद। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो दो डिमांड नहीं एक्सेप्ट करी हैं इनको आपको जरूर याद रखना है। इनके ऊपर पहले भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है और आगे भी आने के बहुत चांसेस हैं। जब अरविंद और गांधी का ये पैक्ट होता है तो एक बार के लिए गांधी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर देते हैं और अरविंद की बात मानकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट कर लेते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। यहां पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे पास में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई हैं। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर से अभी इस लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट और सेकंड के साथ डील करने वाले हैं। अगर हम फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये कब अनाउंस हुई थी? कैलकाटा सेशन के बाद अनाउंस हुई थी। अरविंद ने बोला था कि चलो भाई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करके डिस्कशन कर लेते हैं। लेकिन उस टाइम पर जब हमने उनको दिल्ली मैनिफेस्टो के तहत कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स दिए कि आप इनको एक्सेप्ट करो और अरविंद ने उनके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया, तीनों के तीनों को रिजेक्ट कर दिया, तो फिर हमने क्या डिसीजन लिया? हमने ये डिसीजन लिया कि हम पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है उसको बॉयकॉट करेंगे। तो यहां पर स्टूडेंट्स महात्मा गांधी जिस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे ये फर्स्ट नहीं बल्कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने से पहले स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि आईएनसी का एक और मेजर सेशन होता है जहां पर गांधी अरविंद पैक्ट को एंडोर्स किया जाता है, उसको पब्लिकली एक्सेप्ट किया जाता है। ये जो मेजर सेशन होता है स्टूडेंट्स ये हमारा 1931 में होता है। ये सेशन कराची में होता है, इसलिए हम इसको कराची कांग्रेस सेशन बोलते हैं। एम क्या है कराची सेशन का? यहां पर हम गांधी अरविंद पैक्ट जो हुआ है जिसमें अरविंद ने हमारी सारी डिमांड्स मान ली हैं एक्सेप्ट 2, उनको एंडोर्स करना है। जब कराची की तरफ महात्मा गांधी जाते हैं तो हम देखते हैं भगत सिंह द्वारा स्थापित करी गई पंजाब नौजवान भारत सभा जो है वो महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाती है, क्योंकि भगत सिंह और उनके एसोसिएट्स का डेथ सेंटेंस कन्वर्ट नहीं करवा पाए महात्मा गांधी, और इस वजह से पंजाब नौजवान भारत सभा बहुत नाराज है। तो जैसा मैंने आपको बताया महात्मा गांधी के बहुत सारे एनिमीज बन जाते हैं इस पर्टिकुलर पैक्ट के बाद। इररिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स कराची सेशन के अंदर जो है हम काफी सारे डिसीजंस लेते हैं, जिसमें पहला मेन एम तो यही था कि हमें गांधी अरविंद पैक्ट को इंडोर्स करना है। इसके अलावा अभी भी आप देखेंगे एक तरफ अरविंद कह रहे हैं कि चलो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डोमिनियन स्टेटस की बात कर लेंगे, लेकिन कराची सेशन में आईएनसी फिर जोर जोर से चिल्ला के कहती है कि हमें अब डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, आवर गोल इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस और पूर्ण स्वराज। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स हमारे 2 मेमोरेबल डिसीजंस होते हैं जिसमें फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के ऊपर रेजोल्यूशंस लिए जाते हैं। तो ये 3 आपके मेजर डिसीजंस हैं जो कि कराची सेशन में लिए गए हैं। और इसके बाद में क्या होता है, महात्मा गांधी लंदन जाते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस पढ़ेंगे, पहली और दूसरी, 3 हुई है, तीसरी का डिस्कशन बाद में होगा। अभी के लिए हमारे पास फर्स्ट और सेकंड इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने देख रखा है कि आईएनसी ने तो पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था क्योंकि हमारी जो डिमांड्स हैं उनको अरविंद ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन पार्टिसिपेट करने जाता है? हमारे पास हिंदू महासभा है, मुस्लिम लीग है और इंडियन प्रिंसेस हैं जो कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट्स अपनी 2 महीने चलती है, नवंबर 1930 से जनवरी 1931 में कंप्लीट हो जाती है। सो 2 to 3 मंथ्स के अंदर हमारी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रैप अप होती है और ये लंदन में होती है। ये जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है स्टूडेंट्स, इसकी ओपनिंग करते हैं किंग जॉर्ज 5 ऑन 12 नवंबर 1930 और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो है रैमजी मैकडोनाल्ड जो कि हमारे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं। यहां पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे पहली बार ब्रिटिशर्स और इंडियंस इक्वल स्टेटस के साथ मिल रहे हैं, एक राउंड टेबल पे बराबरी में बैठ रहे हैं और इंडिया के फ्यूचर का डिस्कशन कर रहे हैं।
हाउएवर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है, इसमें हमें कोई बहुत ज़्यादा अचीवमेंट नहीं मिलता, जो हमारी नेगोशिएशंस हैं वो कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव गेन्स नहीं दे पाती, क्योंकि जो मेजर रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया का, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि गांधी अर्विन पैक्ट के बाद में एक बार के लिए हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है इसको सस्पेंड कर दिया, और महात्मा गांधी लंदन जाते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने। इस कॉन्टेक्स्ट में हमारी जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है वो सितंबर टू दिसंबर 1931 के बीच में होती है, और आईएनसी को सोलली रिप्रेजेंट करने जाते हैं महात्मा गांधी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो एक बात देखने की है वो ये है कि इस टाइम तक हमारे वाइसरॉय बदल जाएंगे। अब हमारे वाइसरॉय लॉर्ड अर्विन नहीं है, अब हमारे वाइसरॉय हैं लॉर्ड विलिंगडन। तो यहाँ पे वाइसरॉय चेंज हो रहे हैं, इस पॉइंट को आप जरूर याद रखेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे गांधी क्या डिमांड्स रखते हैं। गांधी ये डिमांड रखते हैं कि आप इमीडिएटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेकर आए इंडिया में, सेंटर और प्रोविंसेस के अंदर। और उसके अलावा स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन लेकर आए। तो अगेन जो हमारा गोल है पूर्ण स्वराज का, उसको रीइटरेट किया जा रहा है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। हाउएवर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड तो साइड में रह जाती है, इंस्टेड किसी और ही मुद्दे के ऊपर झगड़ा होने लगता है सेकेंड आरटीसी में। बेसिकली गांधी के अलावा हम देखते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे पास जो लो कास्ट के लीडर्स हैं वो अपने लोअर कास्ट्स के लिए, यानी कि जो माइनॉरिटीज हो गई, डिप्रेस्ड क्लासेस हो गई, उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड करने लगते हैं। अब यहाँ पे अगर डिप्रेस्ड क्लासेस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल जाते स्टूडेंट्स, तो इसका बहुत ही ग्रेव कॉन्सिक्वेंस होता इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप पे, जहां पर हम देखते हैं कि विद इन द हिंदू कम्युनिटी और बहुत सारे खंडन हो जाते, बहुत सारे ब्रेकेज आ जाते। इस वजह से सेशन के अंदर इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेके डेडलॉक हो जाता है और हमारी नेगोशिएशंस बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाती। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसके अंदर आईएनसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, वहां पर एक डिसीजन ये लिया गया था कि हम जो है एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे, एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे जिसके अंदर आपके पास में प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश प्रोविंसेस जो हैं इनको कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। ये वाला जो डिसीजन था स्टूडेंट्स, ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में फिर से आगे लाया गया, और हम देखते हैं कि एक और डेडलॉक ये चल रहा है कि इंडियन प्रिंसेस इस फेडरेशन को लेके बहुत खुश नहीं है, और वो ऑल इंडिया फेडरेशन में प्रोविंसेस के साथ जो है बराबरी में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में काम नहीं करना चाहते, क्योंकि फिर जो है इनकी पावर कम हो जाएगी। तो इस वजह से स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है इसमें कोई बहुत ज्यादा हमारा प्रॉपर डिसीजन नहीं आ पाता, क्योंकि खास करके डिप्रेस्ड क्लासेस के सेपरेट इलेक्टोरेट्स को लेके झगड़ा चलने लग जाता है। जब सेशन के अंदर कोई भी नेगोशिएशंस पॉजिटिवली नहीं जाते, तो हम देखते हैं हमारे ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं रैमसी मैकडोनाल्ड, वो जबरदस्ती कुछ पॉइंट्स अनाउंस करते हैं, और इसके साथ में ये अल्टीमेटम देते हैं इंडियंस को कि जो पॉइंट्स मैं कह रहा हूं या तो इनको एक्सेप्ट कर लो, और अगर नहीं करोगे तो मैं उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लूंगा। जो पॉइंट्स यहाँ पे स्टूडेंट्स रैमजी मैकडोनाल्ड अनाउंस करते हैं, दीज इंक्लूड कि वो 2 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस इंडिया में बनाएंगे, दैट इज नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस एंड सिंध। उसके अलावा इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने के लिए वो इंडियन कंसल्टेटिव कमिटी बनाएंगे, जिसके अलावा हमारे पास 3 एक्सपर्ट कमिटीज भी बनेंगी जो फाइनेंस, फ्रेंचाइजी का मतलब वोटिंग के जो मेथड्स हो गए, और स्टेट्स जो हैं इनसे पर्टिकुलरली डील करेंगी और इनके लिए पॉलिसीज बनाएंगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स रैमजी मैकडोनाल्ड जो है वो एक अल्टीमेटम देते हैं, एक वार्निंग देते हैं कि अगर इंडियंस ने इन 3 पॉइंट्स के ऊपर अग्री नहीं किया तो वो कम्युनल अवार्ड अनाउंस कर देंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे अगर हम पहले पॉइंट की खास करके बात करें जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस बनाने की बात हो रही है, इस कॉन्टेक्स्ट में क्या करना चाह रहे हैं रैमजी मैकडोनाल्ड, वो हिंदूज और मुस्लिम्स में कम्युनल रिफ्ट लेकर आना चाहते हैं। मुस्लिम लीग मांग रही थी ये प्रोविंसेस, तो यहाँ पे अगर ये मुस्लिम लीग की इस डिमांड को कंसीड कर देते हैं, उनको अलाउ कर देते हैं, तो हम देखेंगे ये कांग्रेस के ऊपर डायरेक्ट अटैक है।
तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये तीनों अनाउंसमेंट जब मैकडोनल्ड करते हैं और बोलते हैं कि अगर इंडियंस अग्री नहीं करेंगे तो मैं कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर कर दूंगा, इस धमकी को सुन के महात्मा गांधी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो वापस इंडिया आते हैं और फिर से सेकेंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट हमें ये जरूर याद रखना है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो पहले हमारा 1930 से 31 तक चल रहा है, फिर बीच में एक ब्रेक आएगा। वो ब्रेक क्यों आता है? क्योंकि गांधी और अरविंद के बीच में पैक्ट होता है, जिसकी वजह से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हम अटेंड करने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे नेगोशिएशंस फेल हो जाती है और इसी वजह से वापस इंडिया आकर महात्मा गांधी जो हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिज्यूम कर देंगे। तो दो फेज में चलेगा हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आप देखेंगे इंडिया आने के बाद महात्मा गांधी जो हैं फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करते हैं, लेकिन इस टाइम गवर्नमेंट जो है वो बहुत प्रिपेयर्ड बैठी है और वो बहुत फटाफट इस सेकेंड फेज को रिप्रेस करने में सक्सेसफुल हो जाती है। कैसे रिप्रेस करती है गवर्नमेंट? सिविल लिबर्टीज कर्टेल कर देती है कि भाई आप जो है 3 से ज्यादा मेंबर्स एक जगह पर बैठोगे नहीं, या फिर आप मान लीजिए बिना ट्रायल के अरेस्ट करना शुरू कर देंगे। इस तरह से मार्शल लॉ डिक्लेयर हो जाता है ऑल टुगेदर, और यहाँ पर हम देखते हैं सिविल लिबर्टीज को बुरी तरह से कर्टेल कर लेती है गवर्नमेंट, जिससे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोबारा से जोर ना पकड़े। मोर ओवर जो हमारे की लीडर्स हैं उनको एक के बाद एक अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसमें हम स्पेसिफिकली देखते हैं कि 1932 में महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लेते हैं। महात्मा गांधी जेल में बैठे हैं, की लीडरशिप जेल में बैठी है। इसकी वजह से हम देखते हैं कि जो हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है इसका जो मोमेंटम है वो धीरे धीरे लूज होने लगता है, और इस वजह से फाइनली 1934 के अंदर महात्मा गांधी डिसाइड करते हैं कि मैं इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लूंगा। तो 1930 से 34 के बीच में हमारा जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलता है, लेकिन इसके बीच में एक ब्रेक आता है जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। लेकिन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई ठोस हमारे पास में डिसीजन नहीं आ पाते, और इस वजह से हम देखते हैं एक बार के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सेकेंड पार्ट लॉन्च होता है, लेकिन सरकार उसको रिप्रेस कर देती है और फाइनली 1934 में महात्मा गांधी इस पर्टिकुलर मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि महात्मा गांधी रैमजी मैकडोनल्ड के अनाउंसमेंट्स को नहीं मानते हैं, इस वजह से उन्होंने क्या कहा था कि अगर इंडियंस मेरे अनाउंसमेंट को नहीं मानेंगे तो मैं कम्युनल अवार्ड जो है उसको डिक्लेयर कर दूंगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो नेक्स्ट चीज हमें पढ़नी है वो ये है कि कम्युनल अवार्ड क्या है। कम्युनल अवार्ड की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसको किसने अनाउंस किया था? इसको रैमजी मैकडोनल्ड ने अनाउंस किया था ऑन 16 अगस्त 1932। इसके प्रोविजंस की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इसका एक प्रोविजन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जहां पर सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड कर रहे थे डिप्रेस्ड क्लासेस, तो हम देखते हैं कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रिंसिपल है इसको डिप्रेस्ड क्लासेस की तरफ एक्सटेंड कर दिया जाता है। डिप्रेस्ड क्लासेस को स्टेटस ऑफ माइनॉरिटी मिल जाता है, और इसके अलावा उनको डबल वोट का जो है एडवांसमेंट या फायदा मिलता है, जहां पर एक तो वो अपने सेपरेट इलेक्टोरेट की सीट से कंटेस्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा जनरल इलेक्टोरेट्स के अंदर भी उनका वोट और उनको सीट्स की मान्यता मिलेगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करना चाह रहे हैं रैमजी मैकडोनल्ड? हमारे बीच में हिंदू मुस्लिम डिवाइड तो ये लेकर आए ही हैं, और अब विद इन द हिंदू कम्युनिटी ये अपर कास्ट और लोअर कास्ट के अंदर भी बहुत बड़ा डिवाइड लेकर आ रहे हैं। इस वजह से स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि महात्मा गांधी जो है वो बहुत ज्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले सारे काम छोड़ के इस चीज पर ध्यान देते हैं कि अगर ये पर्टिकुलर सेपरेट इलेक्टोरेट आ गया और डिप्रेस्ड क्लासेस जो हैं वो हमसे दूर होने लगी तो इंडिया के लिए बहुत ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ जाएंगे, और इसीलिए सब काम छोड़कर हम देखते हैं महात्मा गांधी इस कम्युनल अवार्ड को जो है रिवर्स करने में लग जाते हैं। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस बहुत प्रिकेरियस पोजीशन के अंदर है, कुछ कहे तो मरे, कुछ ना कहे तो मरे। इस वजह से कांग्रेस क्या करती है, वो कम्युनल अवार्ड को ना तो रिजेक्ट करती है ना एक्सेप्ट करती है, चुप रहती है। महात्मा गांधी की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी इनडेफिनिट फास्ट पर बैठ जाते हैं 20 सितंबर 1932 को इस कम्युनल अवार्ड को रिवर्स करने के लिए।
इस वजह से स्टूडेंट्स आप देखेंगे बहुत ही बेहतरीन डिसीजन लेते हैं बी आर अम्बेडकर, बहुत ही ज्यादा विजडम के साथ वो इस पर्टिकुलर इवेंट को अप्रोच करते हैं और डिप्रेस्ड क्लासेस के बिहाफ पे महात्मा गांधी के साथ एक बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही वाइज डिस्कशन के तहत वो अपनी सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड है उसको अबैंडन कर देते हैं। और ये एक बहुत ही हिस्टोरिक विन है जहां पर बी आर अम्बेडकर की सूझबूझ की वजह से हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर और फर्दर डिसइंटीग्रेशन नहीं आता। इस कॉन्टेक्स्ट में महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर जो है इनके बीच में एक पैक्ट साइन होता है जिसको पॉपुलरली पूना पैक्ट कहा जाता है। और यहां पर क्या हो रहा है, द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स इज ऑल टुगेदर गिवन अप बाय द डिप्रेस्ड क्लासेस ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ बी आर अम्बेडकर। इंस्टेड हम इनको क्या कंसेशन देते हैं, डिप्रेस्ड क्लासेस को ये कंसेशन मिलता है कि उनके लिए ऑलरेडी जनरल इलेक्टोरेट्स के अंदर जो सीट रिजर्व्ड हैं उनका परसेंटेज बढ़ा दिया जाता है। पहले इनके पास 71 सीट्स थी, अब इनको प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में 147 सीट्स जो हैं वो रिजर्वेशन मिल जाता है, यानी वो बढ़ जाती हैं। और सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर 18% से इनकी करंट सीट्स को बढ़ा दिया जाता है। सो दिस इज अ कंसेशन दैट इज गिवन टू द डिप्रेस्ड क्लासेस एंड इन रिटर्न दे लीव द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स ऑल टुगेदर। वन ऑफ द वाइजेस्ट डिसीजन स्टूडेंट्स दैट had happened in the history of India, only because B.R. Ambedkar was a very wise person, and in order to not lose the momentum of the freedom altogether, he decided to make this particular concession. इसको स्टूडेंट्स जो है सरकार भी एक्सेप्ट कर लेती है एज एन अमेंडमेंट टू द कम्युनल अवार्ड, और पूना पैक्ट हमारे लिए एक बहुत ही हिस्टोरिक डिसीजन हो जाता है। जब पूना पैक्ट हो जाता है तो महात्मा गांधी को ये रियलाइज होता है कि हरिजन्स, जिनको डिप्रेस्ड क्लासेस को प्यार से हरिजन कहते थे, तो हरिजन जो हैं उनका हमारे साथ जो है, हमारे देश में जो उनका साथ है, स्ट्रगल में जो उनका साथ है, वो ना छूट जाए। इस वजह से वो सारे काम छोड़ के, सब मास मूवमेंट छोड़ के पहले हरिजन्स जो हैं उनको मोबिलाइज करने के लिए कैंपेन बनाते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स अनटचेबिलिटी जो है इसके अगेंस्ट एक नेशन वाइड कैंपेन शुरू करते हैं महात्मा गांधी अपने सारे काम को छोड़कर। ये चीज वो अपने जेल में, जो उनका टाइम चल रहा था 1932 में हमने देखा था उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, तो जेल के अंदर ही वो अनटचेबिलिटी का कैंपेन शुरू कर देते हैं और इसके तहत वो एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हैं दैट इज ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, जो कि 1932 में शुरू करते हैं। इसको सपोर्ट करने के लिए वो एक वीकली पब्लिकेशन भी शुरू करते हैं जिसका नाम है हरिजन, और इसके अंदर अनटचेबिलिटी के खिलाफ और सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए वो आर्टिकल्स लिखते हैं जिससे कि देश भर के लोगों में जागरूकता आ सके। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स जब उनको जेल से रिलीज कर दिया जाता है तो वो इमीडिएटली ऑल इंडिया टूर करते हैं जिसको वो बोल रहे हैं हरिजन टूर। और इसका एम क्या है, इसका एम है कि मासेस को मोबिलाइज करना है जिससे कि हम देखें डिप्रेस्ड क्लासेस जो हैं दोबारा कभी एलियनेटेड फील ना करें। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आप देखेंगे करीबन 20,000 किलोमीटर की टूर करते हैं महात्मा गांधी, जिसमें वो पैसा कलेक्ट करते हैं अपने हरिजन सेवक संघ के तहत, जिससे कि वो अनटचेबिलिटी के रिमूवल के लिए काम कर सकें और सोशल अपलिफ्टमेंट कर सकें डिप्रेस्ड क्लासेस का। तो ये स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर हमने 1930 से लेके 1934 तक क्या हुआ उसका डिस्कशन किया। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स हमने क्या क्या देख लिया, एक्चुअली 1929 से, ठीक है, 1929 से 1934 तक फ्रीडम स्ट्रगल में क्या हुआ इसका डिस्कशन किया। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स हमने कैलकाटा सेशन देखा। कैलकाटा सेशन के अंदर हमने नेहरू रिपोर्ट को अप्रूव किया है। कैलकाटा सेशन के अलावा स्टूडेंट्स हमने हमारा हिस्टोरिक लाहौर सेशन देखा है। लाहौर सेशन के तहत स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं, हमने पूर्ण स्वराज की डिमांड जो है उसको अब अपना गोल बना लिया है। लाहौर सेशन के अलावा स्टूडेंट्स हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का लॉन्च देखा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 2 फेजेस के अंदर हुआ है। इसके बीच में जो ब्रेक आया था वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की वजह से आया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अलावा हमने अपनी 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देखी है, फर्स्ट और सेकंड। दोनों के दोनों में कोई भी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं आए। हाउएवर एक चीज जो यहाँ पे ऑब्जर्व करने लायक है वो ये है कि पहली बार इंडियंस और ब्रिटिशर्स इक्वल फुटिंग पर काम कर रहे थे।
जब हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फाइनली 1934 में खत्म होता है, तो हम देखते हैं कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद में ब्रिटिश हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं रैमजी मैकडोनाल्ड, वो कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर करते हैं, जिसकी वजह से वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स देते हैं डिप्रेस्ड क्लासेस को, सो दैट वो इंडिया के अंदर और ज्यादा कम्युनल डिवाइड ला सके। हाउएवर स्टूडेंट्स, हमारे देश के अंदर यूनिटी होती है। बी आर अम्बेडकर की सूझबूझ की वजह से पूना पैक्ट साइन होता है और फर्दर डिसइंटीग्रेशन होने से बचा लेते हैं देश का बी आर अम्बेडकर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स इस लेक्चर के अंदर कवर किए हैं और इसके साथ हम अपना डिस्कशन कंप्लीट कर रहे हैं। Students, if you enjoy studying with me, don't forget to like this particular video, and also don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you can be notified whenever a new video is coming up. Thank you so much for joining me.